तकलीफ में दे लूँ तो प्लीज माफ कर। और मेरा मूड था नहीं बोलने का। आज सुबह फोन आया वो साहब का, सुबह भिजवानी, और वो 8 बजे के आसपास फोन आया, तो आधा घंटे में निकल लिया। उस आधा घंटे में मैंने मूड बनाया कि मुझे कुछ बोलना चाहिए, और क्यों बोलना चाहिए वो तो फिर आपको पता लग ही जाएगा कि क्यों बोलना चाहिए। और सीधे सीधे उस तरह से बात नहीं, उन्होंने पॉलिटिक्स की बात की, मैं क्यों करूँगा, लेकिन मैं दूसरे तरीके से साइंस को हम कैसे समझते हैं, साइंस को हम डिफाइन कैसे करते हैं आम तौर पे। वो डेफिनेशन नहीं जो हमारे टेक्स्ट बुक वगैरह में लिखी होती है। इन जनरली साइंस को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि ये प्रकृति का अध्ययन है, ये नेचर की स्टडी है, और नेचर की स्टडी में ये स्टडी है कि ये नेचर बिहेव कैसे करती है, और ऐसे ही बिहेव क्यों करती है, और अब तक का इसका बिहेवियर कैसे रहा है, इसकी हिस्ट्री क्या है। ये टोटल ऑलमोस्ट नेचुरल साइंसेस के अंदर रिसर्च होती है, और इसी को साइंस कहते हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि ये स्टडी करता कौन है? आप और हम ही करते हैं ना, यानी स्टडी कौन करता है? नेचर की आदमी करता है। और जब आदमी नेचर की स्टडी करता है तो इस समाज के अंदर डिवाइडेड ओपिनियंस हैं हमारे हमारे मतलब हमारे पूर्वज हैं, हमारी संस्कृति ने हमारे विचारों में भिन्नता दी है। वो भिन्नता इस नेचर की स्टडी को अलग अलग प्रकार से स्टडी करती है, अर्थात नेचर की स्टडी भी डिवाइडेड। कुछ साइंटिस्ट इसको कुछ और तरीके से मतलब इसकी स्टडी करते हैं, पूरे ब्रह्मांड की ऑन्टोलॉजिकली, और कुछ साइंटिस्ट इसको दूसरे तरीके से स्टडी करते हैं, और उनके अंदर दिन रात काम करते हैं। तो ये जो दिक्कत है कि साइंस की स्टडी में, नेचर की स्टडी में, कि वो यूनिफॉर्म या एक जैसी ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो क्योंकि हम जो लोग हैं समाज के अंदर, वो एक जैसी मानसिकता की नहीं है, एक जैसी विचारधाराओं की नहीं है, तो उसके हिसाब से हमारी नेचुरल स्टडीज डिफर करती है। और जब स्टडी डिफर करती है साइंस की, उनके प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पे पड़ते हैं। अब हम इस दुनिया को क्या माने, इसको माया माने, इसको रियल माने, क्या माने, इसको नोएबल माने या अननोएबल माने, इन सारी चीजों से हमारा जीवन प्रभावित होता है। तो ये इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि साइंस की स्टडी कैसे की। अब साइंस की स्टडी के लिए करनी तो आपने ना हमने है, और किसी ने तो करनी नहीं है, और हमारी और अपनी ओपिनियन सब डिफरेंट करती है, आइडियोलॉजिकली डिफरेंट करती है हमारी, तो हमारी स्टडी के रिजल्ट भी डिफरेंट आते हैं, और जो रिजल्ट डिफरेंट आते हैं वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। तो ये जो इंटर रिलेशनशिप है, इसको हम कैसे देखें, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। अब नेचर की स्टडी करना तो बड़ा आसान है, वो दिक्कत वाली बात नहीं है, हम कर लेंगे। नेचर तो कम रजिस्ट करती है, वो अपने आप को अलाउ करती है स्टडी करने के लिए। लेकिन ये जो ह्यूमन सोसाइटी है, ये हाईली कॉम्प्लेक्स नेचर है, अब तक की सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर है ह्यूमन सोसाइटी। ये भी नेचर का हिस्सा है सोसाइटी हमारी, तो इसकी स्टडी भी फिर हमारी नेचर के हिस्से में आएगी। और जब इसकी स्टडी करेंगे तो हम दोनों चीज है, हम ऑब्जर्वर भी हैं, और जिस चीज को स्टडी करते हैं वो भी हम ही है। मतलब सोशल साइंसेस के अंदर स्टडी भी हम ही करनी है, और जिसकी स्टडी करनी है वो भी हम ही है। तो ये दिक्कतें तो बहुत ज्यादा आ जाती है, ये इतनी कॉम्प्लेक्स स्टडी हो जाती है कि इतना आसान नहीं है। इसलिए नेचुरल साइंसेस की खोज करना बड़ा आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है साइंटिस्टों के लिए, लेकिन सोशल साइंसेस की रिसर्च करना बहुत ज्यादा मुश्किल। तो इस रिलेशनशिप से देखते हुए मैं एक बात आपको सामने कहना चाहता हूँ कि हमारी साइंस की स्टडी सोशल साइंसेस के साथ किस तरह से रिएक्ट करती है, कि रिलेशनशिप किसके साथ क्या है। मतलब साइंस की इथिक्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, साइंस की पॉलिटिक्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, साइंस की इकोनॉमिक्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, या साइंस लॉ के साथ कैसे रिलेट करती है, साइंस सोशियोलॉजिकली कैसे मतलब रिलेट करती है चीजों के। ये इंटरेक्शन जो हमारे साइंस और सोसाइटी के रिलेशनशिप है, ये सबसे ज्यादा जरूरी समझने की। तो मैंने केवल एक विषय बोला कि बहुत ज्यादा लंबी थोड़ी बात हो जाएगी, साइंस और पॉलिटिक्स का क्या रिलेशनशिप। ये मैंने जानबूझ के सुबह सुबह डिसाइड किया है, और मैं उस तरह से पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा, लेकिन ऑलमोस्ट उससे कम भी नहीं होगी। आप देखें वो इसलिए कि मैंने जब न्यूटन को पढ़ा, न्यूटन को आप सबने पढ़ा, आगे
हमने न्यूटन को किस ढंग से पढ़ाया है वो पढ़ लिया, सबको मालूम, उसके लॉ पढ़ लिए, उसकी मैथमेटिक्स पढ़ ली, सारा सब कुछ पढ़ लिया। हमारे जैसे प्रिंसिपल अब नहीं पढ़ा किसी को, जो न्यूटन ने लिखा वो तो नहीं पढ़ा। उस प्रिंसिपल के बाद हमसे न्यूटन क्या कहना चाह रहे हैं, वो और उसके जो साइंटिफिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थी उनकी सोशल इंप्लीकेशंस क्या थी, वो मैं 2-3 आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब उसने ग्रेविटेशन वाली बात कही तो उसने ग्रेविटेशन के माध्यम से न्यूटन ने ये कहना चाहा कि ये यूनिवर्स लॉ गवर्न है, ये यूनिवर्स नेचुरल लॉ से गवर्न होता है, मतलब इसको संचालन करने वाली कुछ ताकतें हैं। मुझे एक ताकत का पता लग गया ग्रेविटेशन का, बाकी 2-3 ताकतें तो बाद में आई, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वगैरह या न्यूक्लियर वाली या रेडियोएक्टिव वाली बात, ये कोशिश तो बाद में आई। उस समय तक केवल एक ताकत का पता लगाया और उन्होंने कहा मुझे तो एक ताकत का पता लग गया, लेकिन ये पूरा यूनिवर्स लॉ गवर्न है। जब यूनिवर्स लॉ गवर्न है और ये 17वीं सदी की बात है, 1643 में पैदा हुआ, उसके दोस्त थे जॉन लॉक, जो बहुत बड़े फिलोसोफर थे, आयु से 10-12 साल बड़े थे। और आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन ने 2 बार इंग्लैंड की पार्लियामेंट में असेंबली काम किया था 1689 में। जब 2 बार वो एमपी जब काम किया तो उन्हें ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ाइयाँ लड़ी न्यूटन ने। और न्यूटन ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई, इसके डायरेक्टर आपको पता होना चाहिए, वो लगातार यहाँ जो लॉर्ड वगैरह आए उनसे बातचीत कर रहे थे कि हिंदुस्तान से मेरे पास ये सूचनाएं भेजना कि वे लोग मेटलर्जी के अंदर किस प्रकार से क्वाइनिंग करते हैं, अपने क्वाइन कैसे कैसे बनाते हैं, उनके रेशियो क्या है, मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, सारी चीजें बताना। तो इंग्लैंड की जरूरत है, व्यापार बढ़ रहा है उन दोनों के अंदर, एक्सचेंज ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो न्यूटन का जो काम था उसको जॉन लॉक ने समझा और उसने कहा कि ये आपका काम तो ऐसा है कि फ्यूडल सोसाइटी में अगर मान लो राजा गवर्न करता है हमारे समाज को और वो अबाउ लॉ है, तो वो लॉ गवर्नमेंट क्यों नहीं हो, उसके लिए लाज क्यों नहीं हो, उसके लिए वो भी कानून के अंदर काम करना चाहिए। जब वो कानून में काम करना चाहिए तो इसका मतलब है फ्यूडलिज्म तो चला जाएगा। जब फ्यूडलिज्म चला जाएगा और गवर्न करने वाली ताकतें नियमों से शासन करेगी समाज के ऊपर, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन डेमोक्रेसी की तरफ मूव करता है। और ये मतलब डेमोक्रेसी की तरफ जो मूव किया है फ्यूडलिज्म से, उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान यदि धरती में किसी का है तो न्यूटन का है। जब 1776 में जेफरसन ने डिक्लेरेशन लिखी यूएसए की, अपना संविधान लिखा यूएसए का, उसके अंदर स्पेशली एक्सक्लूसिव 3 आदमियों को कोट किया, उसमें सबसे ज्यादा उसने न्यूटन को कोट किया। यानी जेफरसन, जिसको हम फादर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, वैसे बड़ा चैंपियन है जबरदस्त दिया था। और यूएसए की डेमोक्रेसी तो बहुत बड़ी डेमोक्रेसी मानते हैं, एग्जेम्पलरी है। उसके संविधान के अंदर एक्सक्लूसिव जेफरसन अगर ये लिखता है कि यदि न्यूटन ने हुए होते तो हम डेमोक्रेसी का सपना नहीं ले सकते। और जॉन लॉक और वोल्टेयर, 3 आदमियों को उन्होंने जबरदस्त कोट किया है। मैं उनकी ऐसे कोटेशन पढ़ने के लिए मैं समय बचा रहा हूँ, ऐसे कोटेशन पढ़ना नहीं चाह रहा, लेकिन ये इसका मतलब है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है सोसाइटी का, जो ट्रांसफॉर्मेशन है फ्यूडलिज्म से डेमोक्रेसी की तरफ जाना, इसके अंदर साइंस की भूमिका क्या है क्या नहीं है, इस चीज को हमें देखना चाहिए। मैं इस रूप में 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने कर रहा हूँ और फिर करंट सिचुएशन के ऊपर एक छोटी सी चर्चा दूंगा। और मैं थोड़ा सा स्पीड कुछ चीजों को बाईपास में कर रहा हूँ, 10 समय की सीमा को मैं अभी भी नहीं मानूंगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने डार्विन का रख रहा हूँ। डार्विन ने 1859 में अपनी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लिखी। बहुत सारे साथ मैंने पढ़ी, मैंने भी वर्ड टू वर्ड उसको पढ़ लिया। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को पढ़ लोगे तो ये टॉपिक माइनस बायोलॉजी की बुक है, डार्विन ने लिखी है, बहुत बढ़िया। उसने इसकी एक प्रति एश ग्रे, एक साइंटिस्ट थे यूएसए के, जो उनके दोस्त थे, उसके पास भेज दी, 1860 में भेज दी। और किताब के पब्लिश होते ही विदिन ए वीक इसकी एक प्रति अंग्रेज ने भी खरीद ली और अंग्रेज ने ये विदिन ए वीक पढ़ ली, दिन रात लग करके नॉन स्टॉप। और फिर मार्क्स के साथ 2 साल कोर्स किया इस बुक के ऊपर कि मार्क्स आप कहाँ सोए पड़े हो, इस किताब को पढ़ के देखो इसमें क्या लिखा है, आपका जो सारा काम हो इसकी किताब तो सीखा नहीं है। उन्हें समझने में 2 साल लगा इस किताब को,
क्यों कि मार्क्स तो बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं था, वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था। अंग्रेज बायोलॉजी का स्टूडेंट था, केमिस्ट्री का स्टूडेंट था, उसने इसको बायोलॉजी से समझ लिया। जब एश ग्रे के पास ये बुक उन्होंने भेजी डार्विन के यूएसए में, तो एश ग्रे तो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि मैं इस किताब को अकेला नहीं पढ़ूंगा, हम कंबाइंड इस किताब को पढ़ेंगे। और वहाँ 4 आदमियों ने मिलकर के इस किताब को, एक आदमी उनमें थे डेविड हेनरी थोरो, जो बहुत बड़े फिलोसोफर है, आपने किसी ने नाम सुना। तो 4 आदमियों ने किताब पढ़ी, तो 3 आदमियों ने ये कहा कि ये साइंस की बुक नहीं है। एश ग्रे तो यही सोच रहे थे कि तो साइंस की बुक है। 3 आदमी ये कह रहे थे कि नहीं, ये साइंस की बुक नहीं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करेगी। क्यों करेगी? कि उस किताब का थीस्ट क्या है। अगर आपने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पढ़ी हो तो ये फिलोसॉफिकल डिबेट है, और ये डिबेट जो जिस प्रकार से है, वो डिबेट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाती है। तो उस डिबेट में उसका जो कीवर्ड है, जो थीस्ट है उस बुक का, वो आप सब समझते हैं, वो है कॉमन ओरिजिन ऑफ मैन। डार्विन ने कॉमन ओरिजिन ऑफ मैन की बात कही ना, बिल्कुल। जब कॉमन ओरिजिन ऑफ मैन की बात कही है, तो उस समय अमेरिका के अंदर काले और गोरों के अंदर एक प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन चली रही। तो वहां रेंडल कूलर नाम के एक आदमी ने कहा कि ये वो किताब है जो अमेरिका के भविष्य को तय करेगी, कि काले और गोरे को एक समान आदमी क्यों नहीं माना जाए। जब डार्विन ये कह रहा है कॉमन ओरिजिन ऑफ मैन, सारे आदमी एक समान है, तो ये सोसाइटी ऐसी कैसे प्रिवेल करेगी? नहीं करेगी। और 1 साल के बाद 1861 के अंदर लिंकन के नेतृत्व के तहत काले और गोरों का निर्णय। और रेंडल कूलर ने बुक लिखी, बुक का नाम ही ये लिखा कि द बुक दैट यूनाइटेड ए नेशन एंड चेंज्ड इट्स फेट। इस किताब को ये कहा कि वो किताब है जिसने एक देश के अंदर आग लगा दी है और जिस देश ने हमारा भविष्य तय किया। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साइंस की भूमिकाएं सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में, पॉलिटिक्स में कितनी जबरदस्त है। और ये बात कहाँ से सीखी डार्विन ने? डार्विन जब बीगल के अंदर गया और पूरे देश के अंदर टापू के जो घुमा सिटी में ठेका रहा था, वहाँ एक टापू पे जब वो ठहरा एक रात को, तो उस रात को उसने देखा कि उसकी जो मालकिन है वो कुछ गुलामों को, काले आदमियों को गुलाम बना रही है और उनके हाथ पैरों में जंजीर बांध करके रात को बाड़े में बंद कर देती है। जैसे पशुओं को करते बाड़े में बंद, सुबह खो देती है, उनसे काम करवाती है। तो उसने कहा कि ये भी तो आदमी है, मालकिन भी आदमी है, ये भी आदमी है। और जब मेरी रिसर्च इस कंक्लूजन पे पहुंच रही है कि आदमी एक जैसे है, कॉमन ओरिजिन ऑफ मैन है, तो मैं तो इस सिचुएशन को बर्दाश्त नहीं कर रहा। उसने कहा कि मेरा तो खून खो गया, और उसने कहा कि मैं तो इसी को क्यों करूंगा। जब उसने 1871 में अपने डिसेंट डॉक्यूमेंट लिखी, उसके अंदर इस सारी बात को क्लोट किया, और इस बात को यूएसए वालों ने समझ लिया। सेकंड टर्म लिंकन तो मिल तो गई, लेकिन वो मुश्किल से 2-4 महीने ही सेकंड टर्म के राष्ट्रपति रहे। क्या हो गई? केवल इसी कारण से हत्या हो गई कि डार्विन को छोड़ दिया। तो मतलब आप ये देखिए कि जो साइंस की रिसर्च है वो किस तरह से मतलब सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जाती है। टोटल हिस्ट्री देख लीजिए, मैं साइंस की टोटल हिस्ट्री को आपके सामने बता देना कुछ घंटों में भी। अगर मान लो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन न हुई होती और हमारे कारखाने न बने होते, हमारी मशीनरी न बने होती, तो मजदूर वर्ग का जन्म होता क्या? मजदूर वर्ग के जन्म के लिए क्या जिम्मेवार है? मजदूर वर्ग के की जिम्मेवारी के लिए 100% साइंस की रिसर्च, जिन्होंने फैक्ट्री और मिलों को बनाया, फैक्ट्री को बनाया, कारखानों को बनाया, तो मजदूर वर्ग को जन्म दिया है। जिस मजदूर वर्ग को फोकस कर करके कार्ल मार्क्स ने अपनी जो थ्योरी लिखी है, और ये जो पूंजीवाद की जो ट्रांसफॉर्मेशन इसके बगैर में पॉसिबल नहीं होगी। यानी डेमोक्रेसी से कैपिटलिज्म की तरफ का जो डाइवर्शन है, इसके अंदर भी साइंस की कितनी जबरदस्त भूमिका है, इसके लिए मैं फिर आपसे चर्चा करूंगा। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने और दे रहा हूं, फिर मैं थोड़ी सी करंट बात पे आया। इस आइंस्टीन को हम सब जानते हैं। आइंस्टीन तो एक वैज्ञानिक के रूप में हमारे दिमाग में छवि, लेकिन आइंस्टीन ये लिखता है
कि मैं आकर दिन में 2 घंटे टीच पढ़ाता हूँ, शाम को 2 घंटे मजदूरों की बस्ता में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। हमारे में से कितने लोग नहीं ना। और 49 मई में जब मंथली रिव्यू मैगजीन निकाली गई न्यूयॉर्क से और उसके अंदर मार्क्सिज्म के ऊपर आर्टिकल देना आया, तो सबसे पहला आर्टिकल डार्विन ने आइंस्टीन ने कंट्रीब्यूट किया भाई सोशलिज्म। मतलब भाई सोशलिज्म के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर एक वैज्ञानिक लिख रहा है और उसका ओपनिंग सेंटेंस, भाई सोशलिज्म का ओपनिंग सेंटेंस ये है कि आप एक वैज्ञानिक से उम्मीद कर सकते हैं कि क्या वो इकोनॉमिक्स में बोलेगा मुझे बात आपको करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, ये कहकर उसने वो आर्टिकल शुरू कर दिया। तो भाई सोशलिज्म ये जरूरत साइंटिस्टों की, तो क्या ये पॉलिटिकल इशू नहीं? मतलब साइंस और पॉलिटिक्स को आप कैसे इंक्लूड कर सकते हो, तो कैसे मतलब आप अलग अलग कर सकते हो, इनको आप अलग अलग कर ही नहीं सकते, कभी भी नहीं कर सकते। तो इसमें का मैं एक का 2 एग्जांपल और देता हूं, तो उसके बाद करूंगा के बाद जेडी बर्नल ने जो कहा है, जेडी बर्नल ने ये कहा है कि हमारा काम, हमारी साइंस की रिसर्चेस इस बात पे डिपेंड करेगी कि सोशल ताकतें कैसी हैं, सोशल ताकतों में पैसा हमें कहाँ से मिलता है, हमारी यूनिवर्सिटी कौन सी है, हमारे गाइड ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं, इन 3 फैक्टर्स के ऊपर हमारी सारी रिसर्च करेंगे। हमारी साइंस का डिस्कोर्स टोटली इस बात पे निर्भर करेगा कि पैसा कहाँ से आया। अब पैसा कौन देगा, आपको पता नहीं पैसा कहाँ से आएगा, हमारे कुलीग और हमारी यूनिवर्सिटीज के कैरेक्टर क्या है, इस पे डिपेंड करेगा कि साइंस का डिस्कोर्स उस देश के अंदर सुना कहाँ जाएगा। उन्होंने 3 बातों के लिए लिखा है। तो क्या मतलब हम ये मान लें कि साइंस की और पॉलिटिक्स की कोई रिलेशनशिप नहीं, क्या मतलब जो सोसाइटी है, जो सोशल पॉलिसी है, उनकी कोई रिलेशनशिप नहीं है? 100% रिलेशनशिप है, 100% रिलेशनशिप, और इतनी जबरदस्त रिलेशनशिप है कि इसको समझने की जरूरत है। तो एक लाइन मुझे अचानक सुबह एक बात में आई कि पास की कविता की एक लाइन कि युद्ध हमारे सिरों पर आकाश की तरह छाया हुआ, युद्ध हमारे सिरों पर आकाश की तरह छाया हुआ और उस पर शांति की बातें करना इस युग की सबसे कमीनी बात है। आज अगर आप इस बात को बाईपास करके अगर बात कर रहे हो तो मेरे ख्याल में शायद अप्लाई करना चाह रहे हो और इस चीज को देखना समझना नहीं चाह रहे। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज को देखना चाहिए। अब साइंस सोसाइटी को कैसे ट्रांसफॉर्म करती है, मैं केवल 2 विचार लेकर के बैठा बहुत जल्दी कुछ चीजों को स्टोर कर रहा हूँ कि नेचुरल साइंसेस की जितनी भी रिसर्चेज है वो रेवोल्यूशन का काम है। नेचुरल साइंसेस की रिसर्चेज रेवोल्यूशन का काम करती है और एप्लाइड साइंस की रिसर्चेज समाज सुधार का काम क्यों करती है, कैसे करती है, इसके लिए मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। क्यों कि एप्लाइड साइंसेस के अंदर साइंस का यूज सोसाइटी में एप्लीकेशन है सारी की सारी, उससे सिविलाइजेशन प्रभावित होती है, हमारी सभ्यता का स्वरूप और समाज सुधारों की तरफ बात जाती है। और नेचुरल साइंसेस की रिसर्चेज एक प्रकार के पैराडाइम को बदलने की कोशिश करती है और वो एक तरह से नई सोसाइटी की डिमांड करती है और इसलिए वो रेवोल्यूशन की कोशिश करती है। आज अगर हिंदुस्तान का कॉन्टेक्स्ट देखा जाए कि क्यों जबरदस्ती हमारा रिजिम रोज न्यूटन को गालियां देता है, आइंस्टीन को गालियां देता है, डार्विन को गालियां देता है, कहीं कहता है कि गोबर का लेप कर लो आपकी अणु ऊर्जा काम नहीं करेगी, कुंभ में नहा लो आपका कोरोना ठीक हो जाएगा, आपका ये वास्तु ठीक है, 24 घंटे इस चीज की जो बॉम्बार्डमेंट है, क्या हम इम्यून रहे? तो हमारी साइंस क्या काम आएगी अगर हम इन चीजों से सचेत नहीं है और अपनी बात कह नहीं रहे? तो इंडिपेंडेंटली हमें जितनी भी वे सामाजिक ताकतें हैं जो इस समाज को पीछे की तरफ ले जाने वाली है, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उनके हमें इस्लामबंद होना पड़ेगा। मैं लास्ट में ये कह रहा हूँ, जल्दी मैंने अपनी बात कही, 2-4 मिनट ज़्यादा ले ली होगी, मैं कहना ज़्यादा चाहता हूँ।